अब परागण की क्रिया के पश्चात परागकण और स्त्री केसर के बीच परस्पर क्रिया होती है और इस परस्पर क्रिया को पराग स्त्री केसर संकर्षण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहा जाता है। अब ये पराग स्त्री केसर संकर्षण क्या होता है? देखिए, जब पराग कण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं तो इनके बीच में परस्पर क्रिया होती है। तो ये परस्पर क्रिया क्या होती है? इसमें जो स्त्री केसर होते हैं वह उनमें एक क्षमता होती है कि वह इन पराग कणों को पहचाने और यह पहचानने की कोशिश करते हैं कि ये जो पराग कण है यह सही है या गलत। गलत से तात्पर्य यह है कि ये पराग कण किसी दूसरे पौधे यानी ऐसे पौधे जिनका जो प्रजाति है वह अलग है, किसी और प्रजाति के पौधे के पराग कण तो नहीं है, यह पहचानते हैं। या फिर यह भी पहचानने की कोशिश करते हैं कि ये जो पराग कण है ये सुयोग्य है या योग्य नहीं है। कुछ ऐसे भी परागकण आकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र में पहुंच जाते हैं जो सुयोग्य नहीं होते। तो ऐसे परागकणों को स्त्री केसर अस्वीकार कर देते हैं और जो सुयोग्य परागकण है उसे स्त्री केसर स्वीकार कर लेते हैं। तो जो सुयोग्य परागकण है उसे पहचानने के बाद स्त्री केसर उसे स्वीकार करते हैं और उनमें वह अंकुरित होने शुरू हो जाते हैं। ये जो परागकण है जब ये वर्तिकाग्र पर बैठते हैं तो वर्तिकाग्र में एक चिपचिपा सुक्रोज पदार्थ होता है जो यह परागकण को पोषण प्रदान करता है और ये परागकण अंकुरित होते हैं, यानी उनमें से पोलन ट्यूब यानी पराग नलिका बननी शुरू हो जाती है। हमने परागकण से पराग नलिका को बनते देखा। ये पराग नलिका परागकण में स्थित कायिक कोशिका यानी वेजिटेटिव सेल्स जिसे हम कहते हैं से बनती है। यही पराग नलिका जिसे हम इंग्लिश में पोलन ट्यूब कहते हैं, यह वर्तिका से होते हुए अंडाशय में स्थित बीजांड यानी ओव्यूल के माइक्रोपाइल सिरे से अंड कोशिका तक पहुंचती है। इसी दौरान परागकण में जो दूसरी कोशिका होती है जिसे जनन कोशिका यानी जनरेटिव सेल कहते हैं, यह अगुणित होती है और इसमें समसूत्री विभाजन होता है जिससे दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। दो नर युग्मकों में से एक नर युग्मक का संलयन अंड कोशिका से होती है और दूसरा नर युग्मक भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियो सैक के दोनों ध्रुवीय केंद्रक यानी पोलार न्यूक्लियाई से संलयित होते हैं। यहाँ दो नर युग्मक हैं। एक नर युग्मक का संलयन अंड कोशिका से हो रहा है जिससे जाइगोट यानी युग्मनज बनता है। इसे सत्य निषेचन या जननात्मक निषेचन कहते हैं। दूसरा जो नर युग्मक है इसका संलयन मध्य कोशिका यानी सेंट्रल सेल के दो ध्रुवीय केंद्रकों से होता है जिसके फलस्वरूप त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बनता है जिसे इंग्लिश में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। इस निषेचन को वर्धी निषेचन यानी वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ दो नर युग्मकों द्वारा दो प्रकार का निषेचन हो रहा है। पहला जननात्मक निषेचन जिसमें द्विगुणित यानी डिप्लॉयड जायगोट यानी युग्मनज बनता है तथा दूसरा वर्धी निषेचन जिसमें त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। इन दोनों प्रकार के निषेचन को एक साथ दोहरा निषेचन कहते हैं। जननात्मक निषेचन से बना द्विगुणित जायगोट विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है और वर्धी निषेचन से बना त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक विकसित होकर भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। अब हम देखेंगे कि एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष का विकास कैसे होता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, भ्रूणपोष यानी भ्रूण को पोषण देने वाला। भ्रूण आप जानते हैं कि जाइगोट से बनते हैं। जाइगोट में बहुत सारे विभाजन होते हैं और ये भ्रूण में विकसित हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं
कि ये एक एम्ब्रियो सैक है यानी भ्रूण कोश है, जिसमें जो मध्य कोशिका है जिसे सेंट्रल सेल कहते हैं, इसमें त्रिगुणित केंद्रक होता है। यही त्रिगुणित केंद्रक भ्रूणपोष में विकसित होता है। इस त्रिगुणित केंद्रक को प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहा जाता है। यह बार बार विभाजित होकर भ्रूणपोष का यानी एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। तो इसका निर्माण पहले होता है और उसके बाद ये जाइगोट जो है वह विकसित होकर भ्रूण में बदलता है। यह एक प्रकार का अनुकूलता है, क्योंकि यदि जाइगोट विकसित होने लगे और भ्रूण बनाने लगे तो उसे पोषण कहाँ से मिलेगी। तो सबसे पहले भ्रूणपोष का निर्माण होता है। कुछ सीमा तक जब भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है, उसके बाद जाइगोट में विभाजन शुरू होता है और जाइगोट से भ्रूण का निर्माण होता है। तो ये जो भ्रूणपोष होता है ये 3 प्रकार का होता है। पहला जो है इसे मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष कहते हैं। इसे इंग्लिश में फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहा जाता है। इस प्रकार के भ्रूणपोष में जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है वह लगातार उस केंद्रक में लगातार विभाजन होते जाता है, लेकिन उसमें कोशिका द्रव का विभाजन नहीं होता। जब इस केंद्रक का बार बार विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, तो बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। चूँकि इसमें कोशिका द्रव का विभाजन नहीं होता है तो इसमें कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता, तो इसीलिए इसे मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष कहते हैं। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है नारियल का पानी। आप सभी नारियल का पानी पीते हैं, तो जो नारियल का पानी होता है वह भ्रूणपोष होता है यानी एंडोस्पर्म होता है, और यही मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष होता है। दूसरा प्रकार हम देखेंगे कोशिकीय भ्रूणपोष, जिसे इंग्लिश में सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। नाम से पता चल रहा है कोशिकीय भ्रूणपोष, यानी इसमें जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है उसमें जब समसूत्री विभाजन होता है तो केंद्रक के विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव का भी विभाजन होते जाता है, तो इससे बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो इसे कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। और इसका उदाहरण है नारियल का जो सफ़ेद वाला भाग है जिसे हम खाते हैं, जो ठोस होता है, यह इसका उदाहरण है जिसे हम कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। तीसरा जो है वह है मध्यस्थ या हेलोबियल भ्रूणपोष। अब नाम से पता चल रहा है मध्यस्थ यानी बीच का। इसमें क्या होता है, जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है उसमें पहले एक केंद्र की विभाजन होता है और साथ ही इसमें कोशिका द्रव का विभाजन होता है, जिससे 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। लेकिन दोनों कोशिकाएं आकार में असमान होते हैं। एक कोशिका बड़ी होती है और एक कोशिका छोटी होती है। आप देख रहे हैं जो बड़ी कोशिका है वो माइक्रोपाइलर सिरे की ओर होती है और जो छोटी कोशिका होती है वह चैलेजल सिरे की ओर होती है। अब इनमें से एक कोशिका में मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष पैटर्न का भ्रूणपोष बनता है और दूसरी कोशिका में जो कोशिकीय पैटर्न का भ्रूणपोष बनता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो चैलेजल सिरे का जो कोशिका है, जो छोटा कोशिका है, उसमें कोशिकीय भ्रूणपोष बन रहा है, उस पैटर्न का भ्रूणपोष बन रहा है, और जो माइक्रोपाइलर सिरे पर जो कोशिका आपको दिख रही है उसमें जो विभाजन होता है वह मुक्त केंद्र की पैटर्न का होता है और उसमें मुक्त केंद्र के भ्रूणपोष का निर्माण होता है। क्योंकि इस प्रकार के भ्रूणपोष में दोनों प्रकार के भ्रूणपोष दिखाई दे रहे हैं, यानी मुक्त केंद्र की भी दिख रहा है और कोशिकीय भ्रूणपोष भी दिख रहा है, तो इसीलिए इसे मध्यस्थ या हेलोबियल भ्रूणपोष कहते हैं। अब इसका नाम हेलोबियल इसलिए पड़ा क्योंकि एक बीजपत्रीय सदस्य के हेलोबियल जो पौधे हैं उस सदस्य के पौधों में इस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है।